डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 31, Reborn for Love and Revenge, Story is in my library, don't forget to read this story also। आपको बहुत पसंद आएंगी। नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही उससे उस मूर्ति को मान लिया। वैसे भी मेरे भाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है ना भाई। क्या किया है आपने? शौर्या वैसे तो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन अब उसने ये एक्सपोज कर दिया तो उसे कैसे पता। ये जवाब उसके पास नहीं था, सो उसने उससे ही पूछ लिया कि उसने क्या किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ किया है? ओमकारा ने फिर भी सवाल किया। आपने जब नेत्र को इशारा किया था ना, वो मैंने नोटिस कर लिया था। और फिर जितने के बावजूद भी विशाल का ये कहकर जाना कि उसे आगे शर्त कंटिन्यू नहीं करनी है, सो मैं समझ गई कि आपने जरूर कुछ बड़ा किया है, वरना वो तो मरा जा रहा था आपके हराने के लिए और उसकी शर्त पूरी करने के लिए। शौर्या की चहकती हुई आवाज और ओमकारा को अपनी बहन पर बेहद ही फक्र महसूस हुआ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मेरी गुड़िया, मेरी होशियार बहना, ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रखकर खुशी से कहा और शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई। वो फिर खुशी खुशी लंच करने के लिए चले गए। भाई, मुझे ना अभिमन्यु से मिलने जाना है। आई थिंक वो उनके ऑफिस में होंगे। आप मुझे वह छोड़ देंगे? शौर्या बोली और ओमकारा के चेहरे पर की स्माइल एक पल के लिए चली गई, मगर फिर से वो मुस्कुरा उठा। हम ठीक है, मैं तुम्हें उनके ऑफिस में छोड़ दूंगा, ओम ने कहा और शौर्या मुस्कुराए उसकी स्माइल देखकर और उसके पेरेंट्स और दोनों भाई की कही बातों को याद कर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और शौर्या को अभिमन्यु के ऑफिस की तरफ लेकर आ जाने लग गया। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि शौर्या अभिमन्यु को पसंद करती है और अभिमन्यु भी उससे बहुत प्यार करता है। अभिमन्यु शौर्या से प्यार करता है, ये बात सुनने के बाद ओम को सच में बहुत शौक लगा था। अभिमन्यु जैसा सख्त मिजाज का आदमी और किसी से प्यार। ओम को यकीन नहीं हो रहा था, बट वो टाइम पास करने वाले बंदों में से भी तो नहीं था। अगर वो सच में उसकी छोटी बहन से प्यार करता है, इसका मतलब तो ये था कि शौर्या से ज्यादा लकी लड़की शायद ही पूरी दुनिया में कोई होंगी। अभिमन्यु राठौर की पावर से भला कौन वाकिफ नहीं था, और वह तो कुछ ज्यादा ही जानता था। उसे माफिया में रहने की वजह से ओमकारा को ये अच्छे से पता था कि अभिमन्यु राठौर आखिर कौन और क्या है। वो खुश ही हुआ। हम पहुंच गए। शौर्या ओमकारा अभिमन्यु के ऑफिस के पास आ गया और शौर्या की नजरें उस बड़ी सी बिल्डिंग पर गई। थैंक यू भाई, शौर्या के आंखों में चमका और ओठों पर खुशी आ गई और वो जल्दी से कार से उतर गई। ओमकारा उसे कुछ कहना चाहता था, बट तब तक वो शौर्या वह से अंदर की तरफ चली भी गया थी, सो ओमकारा ने कुछ नहीं कहा और वो भी उसके काम से उसके ऑफिस के लिए निकल गया। एक्सक्यूज मी मिस, आप कौन है? शौर्या खुशी से अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कानों से ये सवाल टकरा गया और शौर्या ने पीछे मुड़कर देखा। हाय, एम शौर्या, मुझे अभिमन्यु जी से मिलना था, शौर्या ने कहा और वो रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखने लग गई। शौर्या के कपड़े काफी ब्रांडेड थे और वो काफी खूबसूरत भी थी। उस रिसेप्शनिस्ट को तो जलन ही हुई उसे देखकर, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट में जरा रूड टोन में ही सवाल किया, मगर शौर्या को अभिमन्यु से मिलने की एक्साइटमेंट ज्यादा थी तो उसने उस तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट आप उनसे कह दीजिएगा कि शौर्या आए है, वो मुझे अंदर बुला लेंगे। शौर्या जरा बुझे मन से ही बोली। उसे अभिमन्यु को सरप्राइज देना था, बट अब अंदर जाने के लिए उसे पहले ही उसका नाम बताने की जरूरत थी, वरना ये रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर जाने नहीं देने वाली थी। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूर कर देखा और उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां कोई और लड़की आ गई। क्या हुआ? ये कौन में रीमा? एक लड़की की गुरूर से घमंड से भरी हुई आवाज और शौर्या का ध्यान भी उसके तरफ चला गया। रेड कलर का नीलेंथ वन पीस में वो काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिख रही थी। उसके ड्रेस और उसने पहनी हुई डायमंड ज्वेलरी से कोई भी बता सकता था कि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। शौर्या ने उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखा और फिर चिका को आवाज लगा दिया, बट चिका ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शौर्या एक पल हैरान हो गई, मगर फिर उसने सामने की तरफ ध्यान दे दिया। मिस निया, गुड आफ्टरनून मिस निया, उस रिसेप्शनिस्ट ने रिस्पेक्टफुली उस लड़की को ग्रीट किया और शौर्या ने अपनी आंखें रोल कर दी। उन दोनों को इग्नोर करके वो वह से जाने ही लगी कि वो रिसेप्शनिस्ट फिर से उसके सामने आ गई। मिस,
मैंने कहा ना, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर आ जाए, तभी आपको बॉस से मिलने दिया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट रीमा फिर से बोली और शौर्या ने गहरी सांस छोड़ दी। तब तक वहां ऑफिस के 4-5 स्टाफ मेंबर्स भी आ गए थे, जो ज्यादातर निया के ही चमचे थे और उसे ग्रीट करने आए थे। उन सबको लगता था कि आगे जाकर निया उनकी लेडी बॉस बनने वाली है, और जिस तरह उसे इस ऑफिस में आने से कोई रोक टोक नहीं थी, उस हिसाब से सबका यकीन पक्का होता जा रहा था। सो फिर क्या वो सब निया को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे? शौर्या उन सब के सामने कोई सीन नहीं चाहती थी, सो उसने एक बार सब की तरफ और फिर निया की तरफ देखा। ओके, मुझे अभिमन्यु की अपॉइंटमेंट दीजिए, शौर्या कैजुअली बोली और उसकी बात सुनकर सब हंसने लग गए। बॉस की अपॉइंटमेंट? हाँ हाँ हाँ, तुम तो ये ऐसे बोल रही हो जैसे कि कोई कॉफी का मग मांग रही हो। मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, स्टाफ में से एक लड़की मोहित ने कहा, और बाकी सब हंसने लग गए। हाँ, वैसे भी हर किसी की किस्मत निया मैम जैसे ही थोड़ी होती है। वो तो कितनी लकी है, जब चाहे तब वो बॉस से मिल सकती है, और बॉस भी उनकी कितनी फिर करते हैं, फिजा ने भी कहा, और निया उसकी बात सुनकर शर्मा गई। चुप कर जाओ, इतना भी नहीं है, निया जरा शर्माते हुए ही बोली और शौर्या की तरफ देखने लग गई। शौर्या के चेहरे पर ना समझी भरे भाव थे, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लग गया था। उसने जब शौर्या को देखा था तभी उसे उसका गुस्सा आ गया था। आखिर शौर्या थी ही इतनी ब्यूटीफुल, और जिस हक से उसने अभिमन्यु का नाम लिया था ना, उसे देखकर निया को गुस्सा ही आ गया था। ये कौन है? शौर्या ने सपाट लहजे में सवाल किया और रीमा गुस्सा हो गई। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, ये हमारी होने वाली लेडी बॉस है, अभिमन्यु सर की मंगेतर, और वो जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रीमा की आवाज और बस शौर्या को इतना गुस्सा आया कि उसकी हरी आंखें गुस्से से लाल होने लग गई। उसके मन के साथ किसी और का नाम जुड़ना, किसी और को उसकी मंगेतर कहना बर्दाश्त ही नहीं हुआ शौर्या से। तो तुम्हारी और अभिमन्यु की सगाई हो चुकी है? शौर्या का गुस्से से भरा हुआ सवाल, और सब उसकी तरह हैरानी से देखने लग गए। शौर्या का ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक हो गया था, और उसका वो अभिमन्यु का हक से नाम लेना पहले तो किसी को कीच नहीं लगा, लेकिन अब सबके दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा था कि क्या वो ये लड़की उन एक बॉस को जानती है। मगर जल्दी ही उन्होंने उस सवाल को उनके दिमाग में से निकाल दिया। उनके सामने की लड़की महज 17-18 साल की एक लड़की थी, सो उसका उनके बॉस के साथ कोई रिश्ता होना लगभग इम्पॉसिबल ही था। और फिर निया भी तो थी। उन सब के नज़रों में ऐसा था कि जैसे निया और अभिमन्यु एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सो उन सब ने उनके दिमाग में आने वाले सवाल को छोड़ दिया। बिल्कुल मिस, निया और बॉस की सगाई हो चुकी है और जल्दी ही शादी भी होने वाले है। सो तुम ये जो अपने खूबसूरती का जाल उन पर चलाने का काम कर रही हो ना, उसे भूल जाओ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सो तुम उनके बीच कभी नहीं आ सकती हो, रीमा ने कहा। और बस शौर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कॉल हिम, शौर्या बोली और सब उसकी तरफ देखने लग गए। वॉट डिड यू सेड? निया अब आगे आ गई और उसने शौर्या को घूर कर देखा। आई सेड कॉल हिम, और उसे यहाँ बुलाओ। अभिमन्यु तो मंगेतर है न तुम्हारे, तो फिर उन्हें कॉल करके बुलाओ। शौर्या भी एक कदम उसके पास आकर बोली, और निया को गुस्सा ही आ गया। भले ही उसने सबसे कहा था को वो और अभिमन्यु रिलेशन में है और जल्दी ही वो शादी करने वाले हैं, बट सच तो यही था कि अभिमन्यु उसके तरफ देखता भी नहीं था। उसका यहाँ आना जाना सब उसने फैमिली रिलेशन और अभिमन्यु के मुंह की वजह से था, जो उसे काफी पसंद करती थी। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी स्पेशल हो कि तुम्हारी वजह से मैं मेरे अभिमन्यु का वक्त जाया करूंगी? निया बोली और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। तुम्हारा अभिमन्यु? सच में? तो चलो कॉल करो उन्हें, मेरे वजह से नहीं तो वो तुम्हारे लिए तो उनका वक्त जाया कर सकते हैं ना। सो कॉल हिम राइट नाउ, शौर्या फिर से बोली और बाकी सब उसकी हिम्मत देखकर शॉक हो गए। कॉल कीजिए मिस निया और इस लड़की को उनकी औकात दिखा दीजिए। रीमा और बाकी स्टाफ भी बोलने लग गया और निया जरा परेशान ही हो गई। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अभी का वक्त इसके लिए बर्बाद करूं। मैं मिहिर को कॉल करके बुलाती हूँ, निया ने कहा। और मिहिर अभिमन्यु का फ्रेंड और उसका लीगल एडवाइजर को कॉल करने लग गई। मिहिर उसका भी एक फ्रेंड था और उसके साथ उसकी अच्छे से बनती थी, और ये बात भी जानता था कि निया ही आगे जाकर अभिमन्यु से शादी करने वाली है। अभिमन्यु की मोम जो ये चाहती थी, सो उसे उसको कॉल करना ही बेहतर लगा। शौर्या चुपचाप उसे देख रही थी। निया ने उसे कॉल करके नीचे बुलाया। हे निया, व्हाट्सअप, कुछ हुआ है क्या यहाँ? मिहिर उसके जोली नेचर के साथ ही नीचे आया और निया को साइड हग करते हुए उसने सब की तरफ देखकर कहा। उसकी नजरें अभी भी शौर्या पर नहीं गई थी और रीमा भी मिहिर को देखकर आगे आ गई थी, सो उसके पीछे शौर्या कहीं छिपसी गई थी। हाय मिहिर सर, आई मीन गुड आफ्टरनून सर, रीमा ने कहा और साइड में हटकर फिर से बोलने लग गई। सर, ये लड़की
ये लड़की मिस निया के साथ बदतमीजी कर रही थी और बॉस को भी उनके नाम से बुला रही थी। और आप जानते हो, रीमा शौर्या को बुराई करने लग गई और मिहिर की नजरें उस तरह गई जहां शौर्या खड़ी थी। शौर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लग गया कि कहीं वो वही है या कोई और है। बाकी स्टाफ भी उसकी बुराई करने लग गया ताकि वो मिहिर की नजरों में आ सके और निया की भी, ताकि आगे जाकर उन्हें इंक्रीमेंट में मदद हो। शौर्या, मिहिर ने उसका नाम लिया और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नारेज भी शौर्या की तरफ चली गई। अभिमन्यु कहाँ है? उन्हें अभी के अभी यहाँ बुलाओ। शौर्या ने मिहिर को ऑर्डर दे दिया और हाथ की घड़ी बांधकर खड़ी हो गई। नेहा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गई। तुमने अगर एक बार भी मेरे अभिमन्यु का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, नेहा बोली और मिहिर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लग गया। अगर ये सब अभिमन्यु को पता चला तो? नहीं नहीं, वो डेविल तो सबसे पहले उसे ही मार देगा। क्या करूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल वह एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। एपिसोड 32। सर, ये लड़की मिस निया के साथ बदतमीजी रही थी और बॉस को भी उनके नाम से बुला रही थी। और आप जानते हो, रीमा शौर्या को बुराई करने लग गई और मिहिर की नजरें उस तरह गई जहां शौर्या खड़ी थी। शौर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लग गया कि कहीं वो वही है या कोई और है। बाकी स्टाफ भी उसकी बुराई करने लग गया ताकि वो मिहिर की नजरों में आ सके और निया के भी, ताकि आगे जाकर उन्हें इंक्रीमेंट में मदद हो। शौर्या, मिहिर ने उसका नाम लिया और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भी शौर्या की तरफ चली गई। अभिमन्यु कहाँ है? उन्हें अभी के अभी यहाँ बुलाओ। शौर्या ने मिहिर को ऑर्डर दे दिया और हाथ की घड़ी बांधकर खड़ी हो गई। नेहा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गई। तुमने अगर एक बार भी मेरे अभिमन्यु का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, नेहा बोली और मिहिर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लग गया। अगर ये सब अभिमन्यु को पता चला तो? नहीं नहीं, वो डेविल तो सबसे पहले उसे ही मार देगा। क्या करूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल वह एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और साथ ही में किसी के गिरने की आवाज भी। मिस निया, रीमा और दूसरी एक लड़की निया के तरफ आ गई जो शौर्या के मरे थप्पड़ की वजह से नीचे गिर गई थी। उसके गाल पर शौर्या के पांचों उंगलियां छप चुकी थी। यू बिच! निया जोर से चीखी और उठने को हुई, तभी मिहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। क्या कर रही हो निया? मिहिर उसे पीछे खींचकर बोला और निया उसे ही घूर कर देखने लग गए। तुम मुझे पूछ रहे हो मिहिर? इस दो कौड़ी की लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मेरा हाथ मिहिर, निया गुस्से से चीखते हुए बोली और बाकी सारा स्टाफ भी गुस्से से शौर्या को घूर कर देखने लग गया। अरे यार, इसे कुछ हुआ ना तो वो डेविल तुम्हें, मुझे और किसी को नहीं छोड़ेगा, मिहिर बोला और निया कंफ्यूज होकर उसे देखने लग गई। ये सारा मामला ऊपर अभिमन्यु तक पहुंच चुका था और वो भी नीचे आने लगा था। निया मैम, आप कुछ मत कीजिए, इसे तो अब मैं देखती हूँ, रीमा ने कहा और शौर्या की तरफ आकर उस पर हाथ उठाने को हुई, मगर उसका हाथ शौर्या को छू पाता उससे पहले ही शौर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और ट्विस्ट करके उसे भी धक्का दे दिया। निया हैरान थी शौर्या को हिम्मत देखकर, तभी उसकी नजरें लिफ्ट से बाहर निकले हुए अभिमन्यु पर गई और उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ गया। तुम ये सब क्यों कर रही हो लड़की? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये इस तरह से एक रेप्यूटेड ऑफिस में आकर ये ऐसी हरकत करना तुम्हें सही लगता है क्या? निया के तो अचानक से पूरे तेवर ही बदल गए और अगले ही पल उसने शौर्या का हाथ पकड़ा और अपने नाखून उसके हाथ में गड़ा दिए। शौर्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और उसे फिर से नीचे धकेल दिया। निया सीधा अभिमन्यु के सामने जा गिरी और उसे देखकर जोर जोर से रोने लग गई। अभी ये जंगली लड़की, इसमें देखो मेरी क्या हालत कर दी है। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इसने स्टाफ पर भी हाथ उठाया है। निया रोते हुए नौटंकी करने लग गई और अभिमन्यु की नज़र शौर्या की तरफ गई। सबको लगा कि अब शौर्या की शामत आ गई है। निया भी बहुत खुश हो रही थी। मेरे अभिमन्यु का नाम मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं ले सकती। मैंने किसी को भी आज तक उसके करीब आने नहीं दिया और तुम न जाने कहाँ से आए हो और हक से उसका नाम ले रही हो, उससे मिलने आ रही हो। तुम देखती जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। निया ने दिल ही दिल कहा और डर से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। अभी मुझे डर लग रहा है इससे, निया ने नाटक करते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से चिपक कर खड़ी हो गई। शौर्या की नजरें एक बार अभिमन्यु की तरफ और फिर उसके हाथ की तरफ गई। वो नफरत से घूरते हुए निया को देखने लग गई। अभिमन्यु ने उसके नजरों को देखा और वो कुछ कर पता उससे पहले ही शौर्या ने आगे कार निया को जोर से दूसरी तरह धकेल दिया। गुस्सा आ रहा था उसे, बेइंतहा जलन हो रही थी निया से। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे। उसके अभिमन्यु को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की उसने।
सोचते हुए ही शौर्या के दिमाग की नस गुस्से से उड़ने लग गई और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। काम डाउन प्रिंसेस, शांत हो जाओ। अभिमन्यु ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसकी कमर पर अपने हाथों को कसकर उसे शांत करने लग गया। उसने आपको छुआ कैसे? एंड एक मिनट, आपने उसे अपने आप को छूने कैसे दिया? वो जो कह रही थी कि अब दोनों क्लोज रिलेशन में है, क्या वो सच है? शौर्या गुस्से से ही अभिमन्यु से पूछने लग गई। निया को थप्पड़ पड़ने की यही वजह थी। उसने शौर्या के करीब आकर उससे यही कहा था। जब सबका ध्यान मिहिर की तरफ था तब वो उसकी तरफ झुक गई थी और उससे बोली, तुम लड़की, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। अभिमन्यु और मैं क्लोज रिलेशन में है और वो मेरे खातिर तुम्हें कहाँ गायब कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। निया के वो लफज और शौर्या ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया था। नहीं, हम कोई रिलेशन में नहीं है। और रहा सवाल उसके छूने का, वो इतने अचानक से मेरे करीब आ गई कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और मेरा पूरा ध्यान तो तुम्हार ही था ना, सो उसकी हरकत भी मुझे जल्दी समझ नहीं आई। आई एम सॉरी फॉर दैट प्रिंसेस। अभिमन्यु की शांत प्यार भरी आवाज और उसका लास्ट में सॉरी कहना, सब उसे हैरानी से देखने लग गए। क्या उनका डेविल बॉस नहीं था, जिसे सिवाय चीखने और गुस्सा करने के कुछ भी नहीं आता था? वो इतने प्यार से बात कर सकता है क्या? सच में कर सकता है क्या? और सॉरी, क्या उनके डेविल बॉस ने अभी अभी सॉरी कहा? सब बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें कतारफ देखने लग गए और तभी उन्हें कुछ रियलाइज हुआ। अभिमन्यु और शौर्या के करीबी, क्या वो दोनों रिलेशन में है? और हाँ, तो मिस निया का क्या रिश्ता है बॉस के साथ? और हमने तो उस लड़की के साथ, शौर्या के साथ क्या कुछ नहीं कर दिया? हरी ही वो अब डरने लग गए और आंख में भी उनके माथे से पसीना बहना शुरू हो गया। अभिमन्यु, क्या कह रहे हो तुम? हम दोनों की शादी होने वाली है, आंटी ने मुझे खुद कहा है। और तुम्हें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना फिर? निया की हट हुई आवाज और उसे सुनकर शौर्या का शांत हुआ मूड फिर से गुस्से से भर गया। शौर्या उसे फिर से मारने को हुई और अभिमन्यु ने सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रिंसेस, शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्से या स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए यह सही नहीं है, अभिमन्यु प्यार से बोला और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। उसने मुझसे कहा था कि वो तुमने कहकर मुझे कहीं गायबान करवा देंगी और मेरा बहुत बुरा हश्र करेगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। लियो, हैंडल हर, अभिमन्यु ने ऑर्डर दिए। एंड वॉट अबाउट दिस पीपल? वो मुझे मारने के लिए आए थे और उनके कहे वर्ड्स। शौर्या आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु की अंतः डाक हो गई और उसने सबके तरफ देखा। मिहिर, फायर देम ऑल और मेक श्योर कि उन्हें इस शहर तो क्या इस कंट्री में भी कहीं जॉब ना मिले एंड रेस्ट यू कैन नो। अभिमन्यु का कहना और वो सब डर से कांपने लग गए। उन सब ने तो ये सब निया के लिए किया था ताकि उन लोगों को आगे जाकर इंक्रीमेंट मिल सके, लेकिन ये उन पर ही उलट गया। न सिर्फ उन्हें जॉब से निकाला गया बल्कि ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। वैसे भी राठौड़ ग्रुप से निकलने के बाद उन्हें कहीं और जॉब मिलना मुश्किल ही था, और ब्लैक लिस्टेड, वो सब रोने ही लग गए और अभिमन्यु से भिख मांगने लग गए। लेकिन उन सबको इग्नोर करके शौर्या को अपने बाहों में उठाकर लेते हुए ही अभिमन्यु लिफ्ट की तरफ चला गया। उसके केबिन में आकर अभिमन्यु उसे बुक शेल्फ की तरफ लेकर चला गया और एक बुक उसके साइड से हटाकर उसने अपने थंब इम्प्रेशन से वहां का सीक्रेट डोर ओपन कर दिया। अभिमन्यु की नजरें शौर्या पर गई। उसे लगा था कि इस सीक्रेट डोर को देखकर उसने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएंगे, मगर शौर्या उसकी तरफ अब भी गुस्से से ही देख रही थी। नीचे से लेकर ऊपर तक आने तक उसके एक्सप्रेशन जरा से भी चेंज नहीं हुए थे और वो लगातार उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। सॉरी, अभिमन्यु प्यार से बोला और शौर्या ने अपना मुंह फेर लिया। ना जाने कैसे इतने कम दिनों में अभिमन्यु उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया था कि उसे किसी और लड़की के साथ देखना तो दूर, सोचना भी शौर्या को बेइंतहा गुस्सा दिला रहा था। जल रहा था उसका दिल, बहुत बुरी तरह से जल रहा था। मुझे अब से बात नहीं करनी है, शौर्या मुंह फेरते ही बोली और उसके आंखों में नमी छा गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु के दिल में भी दर्द हुआ उसके आंखों में नमी को देखकर, और उसने उसे सीने से लगा लिया। जल्दी ही वो स्टेयर चढ़कर ऊपर आ गए जहां अभिमन्यु का पेंट हाउस था। उस फ्लैट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसमें अब शौर्या भी थी। अभिमन्यु ने उसे नीचे उतारा और उससे कुछ कहने ही वाला था कि शौर्या उससे दूर जाने लग गई। प्रिंसेस, यू आर हर्टिंग मी, अभिमन्यु बोला। उसका दूर जाना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था उससे। नो आई एम नॉट, बाकी मैं खुद हट हूँ, मन आप मेरे है, सिर्फ मेरे। और वो लड़की, वो आपको उसका कह रही थी कि आप दोनों क्लोज रिलेशन में है और उसका आपको छूना। एक मिनट, ये कोट उतारिए आप, शौर्या कहते ही आगे आए वह उसका कोट उतरने लग गई। अभिमन्यु ने भी जो वो कर रही है वह सब करने दिया। शौर्या ने कोट उतार आकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोबारा आप इसे नहीं पहनोगे, समझे आप?
शौर्या ने धमकी दी और अगले ही पल वो फिर से अभिमन्यु के बाहों में कड़ी हो गई, गुस्से से कहो या फिर डर से। लेकिन शौर्या की बॉडी कांप रही थी, उसे जितने ड्रग्स दिए गए थे वो फिर से अपना असर दिखाने लग गए। नशा लगना जितना असम होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है उस नशे की आदत छुड़ाना। और शौर्या भले ही कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसके बॉडी में अभी भी ड्रग्स के कुछ एलिमेंट थे जो उसके खून के साथ मिल चुके थे, सो उनका सर होना तो लाजमी ही था। उसके बाहों को महसूस करके शौर्या की सारी हिम्मत जवाब दे गई। बहुत तरसी हूँ रिश्तों के लिए मन, और मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे पहले सच्चा और अच्छा रिश्ता आप हो। आपसे मैंने प्यार के मायने सीखे हैं, और अगर आप ही मुझसे दूर हो गए तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मन में मर जाऊंगी आपके बिना, आपके साथ में बिना, शौर्या ने रोते हुए कहा। और उसकी मरने की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया। प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारी मन की करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज बोलो। फिर एक बार तुमने मरने के बाद की ना, तो आई स्वेयर तुम मेरी वो साइड देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो लिख कर ले लो, अभिमन्यु राठौड़ सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिस शौर्या बुंदेला, अभिमन्यु ने उसके आंखों में धकेल कर कहा, और अगले ही पल अपने ओठ उसके ओठों से जोड़ दिए। वो गुस्से से, शिद्दत से, जुनून से उसके ओठों को चूमने लग गया, और उसे यकीन दिलाने लग गया कि जितना वो उससे जुड़ चुकी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो भी उससे जुड़ चुका है। हर बार की तरह ये किस सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि डोमिनेटिंग भरी हुई थी। ये किस प्रफ थी जिसमें सिर्फ जुनून ही था, एक ऐसा जुनून जिससे अभिमन्यु राठौड़ उसकी प्रिंसेस से कह रहा था कि वो सिर्फ उसका है और उसका ही रहनेगा। एपिसोड 33। बहुत तरसी हूँ रिश्तों के लिए मन, और मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे पहले सच्चा और अच्छा रिश्ता आप हो। आपसे मैंने प्यार के मायने सीखे हैं, और अगर आप ही मुझसे दूर हो गए तो नहीं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मन में मर जाऊंगी आपके बिना, आपके साथ में बिना, शौर्या ने रोते हुए कहा। और उसकी मरने की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया। प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारी मन की करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज बोलो। फिर एक बार तुमने मरने के बाद की ना, तो आई स्वेयर तुम मेरी वो साइड देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो लिख कर ले लो, अभिमन्यु राठौड़ सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिस शौर्या बुंदेला, अभिमन्यु ने उसके आंखों में देखकर कहा, और अगले ही पल अपने ओठ उसके ओठों से जोड़ दिए। वो गुस्से से, शिद्दत से, जुनून से उसके ओठों को चूमने लग गया, और उसे यकीन दिलाने लग गया कि जितना वो उससे जुड़ चुकी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो भी उससे जुड़ चुका है। हर बार की तरह ये कि सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि डोमिनेटिंग भरी हुई थी, रफ थी, जिसमें सिर्फ जुनून ही था, एक ऐसा जुनून जिससे अभिमन्यु राठौड़ उसकी प्रिंसेस से कह रहा था कि वो सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। ना जाने आगे की कितनी देर अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेलता रहा, और शौर्या भी उसका उसमें पूरा साथ देती रही। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। शौर्या ने उसके सीने पर सर रख लिया और जोर जोर से सांसें भरने लग गई। अभिमन्यु ने एक नज़र उसे देखा और वो वैसा ही खड़ा रहा। ना उसने इस बारे उसे अपनी बाहों में भरा और ना ही उसकी सांसें नॉर्मल होने तक उसकी पीठ को सहलाया। बिना किसी भाव के खड़ा था वो, और उसका रुखापन शौर्या को भी फील हुआ। आई एम सॉरी, शौर्या धीरे से बोली, और अभिमन्यु ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। लियो, तुम्हारी मैडम को यहाँ से लेकर जाओ और बुंदेला पैलेस छोड़ दो, अभिमन्यु ने कॉल करके लियो से कहा, और शौर्या की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मुझे नहीं जाना है, शौर्या जिद करते हुए गुस्से से बोली, और अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरें शौर्या के ओठों की तरफ गई जो अब बुरी तरह से लाल हो चुके थे और हल्के से सूज भी गए थे। उसे देखकर अभिमन्यु को जरा बुरा ही लगा। उसकी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ पहुंचा दी थी उसने। वो उसे अपने करीब लेकर उससे सॉरी कहना चाहता था, बट नहीं, उसका गुस्सा बीच में आ गया। कैसे कह सकती है वो कि वो मर नहीं, नहीं प्रिंसेस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर होना नहीं, लफ्जों में तक के नहीं। और तुम तो वहां जाने का कह रही हो जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आ सकता है। भले ही तुमने ये पहली बार कहा है, बट मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, और ऐसी दूंगा कि फिर से कभी तुम्हारे ओठों पर ये लफ्ज ही ना आए। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला, और फिर एक बार उससे नजरें फेर कर खड़ा हो गया। मिस शौर्या, लियो की आवाज, और दोनों का ध्यान उस तरफ गया। लियो, क्या तुम खाना बना सकते हो? शौर्या उसकी तरफ देखकर बोली, और अभिमन्यु छोटी आंखों से उसकी तरफ देखने लग गया। या एस मैम, लियो उसके सवाल से हैरान हो गया था, बट फिर भी उसने अपने आप को नॉर्मल करके कहा, रियली, दैट्स ग्रेट, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, वो भी ढेर सारा, और हाँ, स्वीट बनाना मत भूलना, शौर्या उसे ऑर्डर देते हुए बोली, और अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। ओके मिस, लियो नहीं जानता था कि उसके बॉस और लेडी बॉस के बीच क्या हुआ है।
और उसे अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बट लास्ट में शौर्या उसके बॉस की भी बॉस थी, उनके लेडी बॉस, और अगर उसने अभी उसकी ऑर्डर नहीं मनाई तो उसका डेविल बॉस क्या कर देंगे ये वो अच्छे से जानता था। सो फिर क्या बेचारे में यस कहा और किचन की तरफ चला गया। उसने उसके असिस्टेंट को कॉल किया और उसकी जो भी मीटिंग और काम था वो हैंडल करने के लिए बोल दिया और खुद खाना बनने लग गया। शौर्या, ये सब क्या है? अभिमन्यु की सख्त आवाज और शौर्या ने उसे इग्नोर कर दिया और वो उस पेंट हाउस को देखने लग गई। 2 बेडरूम का वो पेंट हाउस काफी बड़ा था और वहाँ हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। उसकी आंखों में चमक आ गई उस जगह को देखकर और वो अभिमन्यु को इग्नोर करके वो घर देखने लग गई। अभिमन्यु भी फिर कुछ नहीं बोला। उस बड़े से लिविंग रूम और उसका इंटीरियर इतना अच्छा था कि शौर्या हर एक चीज को छूकर देखने लग गई। वह का फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं। वहां से आगे जाकर उसकी नजरें स्विमिंग पूल पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। बट फिर कुछ सोचकर उसने वहां के दोनों बेडरूम देखने के लिए चली गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अभिमन्यु की आंखें छोटी छोटी हो गई। शौर्या की पानी के लिए कितनी क्रेजी है उसे पता था और वो ये भी जानता था कि पूल देखने के बाद उसे कंट्रोल नहीं होता था और वो स्विमिंग के लिए पानी में उतरती ही थी। बट फिर अब वो ऐसे क्यों चली गई? अभिमन्यु के दिमाग में सवाल चलने लग गए और रूम में से शौर्या झांकते हुए उसे देखने लग गई। उस बड़े से लिविंग रूम और उसका इंटीरियर इतना अच्छा था कि शौर्या हर एक चीज को छूकर देखने लग गई। वह का फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं। वहां से आगे जाकर उसकी नजरें स्विमिंग पूल पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। बट फिर कुछ सोचकर उसने वहां के दोनों बेडरूम देखने के लिए चली गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अभिमन्यु की आंखें छोटी छोटी हो गई। शौर्या की पानी के लिए कितनी क्रेजी है उसे पता था और वो ये भी जानता था कि पूल देखने के बाद उसे कंट्रोल नहीं होता था और वो स्विमिंग के लिए पानी में उतरती ही थी। बट फिर अब वो ऐसे क्यों चली गई? अभिमन्यु के दिमाग में सवाल चलने लग गए और रूम में से शौर्या झांकते हुए उसे देखने लग गई। बड़े मुझे इग्नोर करने वाले, शौर्या ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से ही कहा और अंदर कमरे में चली गई। वो कमरा कम और स्टडी रूम ज्यादा लग रहा था। हर तरफ बुक्स ही बुक्स थी वहाँ, जिसमें ज्यादातर मेडिकल की बुक्स थी। शौर्या ने सब देखा और फिर दूसरे कमरे में आ गई। वो बेडरूम देखकर शौर्या की आंखें छोटी हो गई। छी, कितना बोरिंग रूम, कैसे कलरफुल होने चाहिए। और यहाँ देखिए मिस्टर बोरिंग की रूम वही ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर में ही है। शौर्या ने मुंह बना लिया। उसे वो तीनों कलर बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं तीनों कलर्स के बीच ही बीती थी। वो व्हाइट कलर के लैब और ब्लैक कलर का आउटफिट बस ये पहने थे उसने अपने पूरी जिंदगी में। सो वो कलर देखकर उसका मुंह बन गया। उसकी नजरें अभिमन्यु के बड़े से पोर्ट्रेट पर गई जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। और जू चलक भी उस फोटो में हर बार की तरह उसने फॉर्मल ना पहनकर टी शर्ट और जीन्स पहनी थी और वो उसे बड़ी ही जच रही थी। शॉर्ट स्लीव्स में से दिखते उसके बाइसेप्स हाईलाइट होते हुए उसके एब्स और सबसे बढ़कर उसके वो मेसी बाल। उफ़, उसे देखकर तो शौर्या की सांसें ही ऊपर नीचे होने लग गई और दरवाजे में से उसे देखते हुए अभिमन्यु के ओठों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ गए। खुद का उस पर इतना असर होता हुआ देखकर वो उसे पहली बार उसके लुक्स पर घमंड होने लग गया। क्या देख रही हो? अभिमन्यु ही फिर अंदर आ गया और उसकी अचानक आई हुई आवाज सुनकर शौर्या जरा सी सहम ही गई। बेचारी उसे ही देखने इतनी बीजी थी कि उसके आने का एहसास ही उसे नहीं हुआ। आपके लुक्स को, आप कितने हैंडसम लग रहे हो फोटो में, लेकिन रियल में तो आप बिल्कुल बोरिंग लगते हो मिस्टर बोरिंग, शौर्या ने उसके गले में हाथ डालकर कहा और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बना दिया जिसे देखकर शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? और क्या कहा मिस्टर बोरिंग? हम बताओ तुम्हें कि ये मिस्टर बोरिंग क्या कर सकता है? अभिमन्यु चीरते हुए बोला और शौर्या ने उसके गले पर की अपनी पकड़ कस ली और उसे थोड़ा सा नीचे झुकाया। क्या कर सकता है ये मिस्टर बोरिंग? उसके नजरों से नजरें मिलाकर शौर्या ने शरारती लहजे में कहा और अभिमन्यु उसे देखता ही रह गया। उसे जो शौर्या मिली थी उस शौर्या में और इस वाली शौर्या में जमीन आसमान का फर्क था। मगर उन दोनों शौर्या ने एक बात कॉमन थी, उनकी हिम्मत, जिस वजह से अभिमन्यु को उससे प्यार हो गया था। शौर्या उसे ऐसे खुद में खोया हुआ देखकर मुस्कुराई और अगले ही पल उसने उसे धक्का दे दिया। वैसे आपने बताया नहीं कि मिस्टर बोरिंग क्या करेंगे? शौर्या खिलखिलाते हुए फिर से शरारती लहजे में बोली और अगले ही पल अभिमन्यु उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आया। बात शौर्या को उसका मुंह समझ में आ गया और वो बचकर एक साइड हो गई।
प्रिंसेस अभिमन्यु ने घूरते हुए उसे पुकारा और शौर्य हंसते हुए यहाँ से वहाँ भागने लग गई। अभिमन्यु भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग गया और कुछ ही देर में वो कमरा उन दोनों की हंसी की वजह से गूंज उठा। शौर्य हंसते ही उसे चिढ़ाते हुए आगे भाग रही थी, वो वही अभिमन्यु भी उसे ऐसा देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था और उसके पीछे भाग रहा था। क्वेल भेल ही शौर्य एक्टिव थी और पकड़ में नहीं आ रही थी, बट अभिमन्यु के लिए उसे पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था, बट फिर भी उसकी खुशी के लिए वो जानबूझकर उसे पकड़ नहीं रहा था। हाँ, अब मैं थक गई और बस मुझे से और दौड़ा नहीं जाएगा। शौर्य एक जगह रुक गई और लंबी लंबी सांसें भरने लग गई। थक गई थी वो दौड़कर, अभी तक उसकी बॉडी उतनी रिकवर नहीं हुई थी जितनी असली शौर्य की बॉडी स्ट्रॉन्ग थी। उसने थोड़ा सा दम खाते हुए कहा और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लेकर वो बेड की तरफ आया और उसने उसे बेड पर बिठाया। तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? अभिमन्यु फिक्र से उसके माथे पर का पसीना पोंछते हुए बोला और शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया। उसे अपने पास बिठाकर शौर्य पीछे के पीछे बेड पर गिर गई और हंसने लग गई। अभिमन्यु भी फिर उसके पास बैठ गया और वो भी हंसने लग गया। ये मोमेंट दोनों के लिए भी बहुत खास था। शौर्य ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी मस्ती की थी और अभिमन्यु उसे फिर एक बार उसके बचपन जीने के लिए मिला था, या फिर यूं कहे कि वो भी पहली बार ही उसकी जिंदगी में इतना हंस रहा था। अब भी नाराज है आप मुझसे? शौर्य उसकी तरफ देखकर बड़ा ही मासूम सा चेहरा करके मासूमियत से बोली। उसे एक बात पता चली थी और वो ये थी कि उसकी इस मासूम शक्ल को देखकर कोई भी उसे माफ कर सकता है। ये एक्सपीरियंस कई बार आया था अभिमन्यु के साथ भी और उसके भाइयों के साथ भी। उसकी इस मासूम सी शक्ल पर वो सब कुछ भूल गए थे और इसी बात का फायदा शौर्य ने इस बार भी उठाया। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता हूँ प्रिंसेस, और जब तुम इतनी मासूम शक्ल करके इतने मासूमियत से बोलोगी तब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु लेटे हुए ही उसकी तरफ देखने लग गया और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला और शौर्य मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और दोनों शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी, अभिमन्यु ने धीरे से उसके ओठों को छू कर बोला और प्यार से उन्हें सहलाया। आज गुस्से में उसने उसके प्रिंसेस को उसने हर्ट कर दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब महसूस हो रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है मन, शौर्य प्यार से बोली और अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रिंसेस, जो चाहे वो करना, लेकिन प्लीज अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा मत कहना और ना ही खुद को कुछ होने देना। तुम्हारे बिना तुम्हारा मन नहीं रह सकता है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभिमन्यु बोला और उसकी बात सुनकर शौर्य ने उसके ओठों पर ओठ टिका दिए। फिर एक बार वो दोनों किस में खो गए, बट इस बार की उनकी किस उतनी ही सॉफ्ट और प्यार भरी थी। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।